मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो आइए हम एक बात कर लेते हैं कि मेरे पास ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा, ये इनवर्ड है। जहां पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है वो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक कोई चार्ज पार्टिकल है जो ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में, एक चार्ज पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन बेटा हमने ये जाना है कि कोई भी मूविंग चार्ज जब होता है तो उस पर जो फोर्स होता है वो हमेशा उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस चार्ज पे इसके परपेंडिकुलर लगेगा। समझ रहे ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये फोर्स कहाँ गया, थंब का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये ठीक है, थंब का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इस साइड कर दूं, ठीक, और ये करंट का डायरेक्शन हो गया इधर, तो थंब का डायरेक्शन ऊपर जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। ये कौन सा रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो क्लास 10th में आप पढ़े हैं। अगर आपको ये इससे समझने में दिक्कत होती है तो एक सीधा सा कंसेप्ट है कि जो फोर्स लगता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो चार्ज का वेलोसिटी अगर इधर है, अगर चार्ज का वेलोसिटी इधर है तो इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा, ये रहा फोर्स। अब देखो बेटा, चार्ज ऐसे जा रहा है, ठीक है, चार्ज ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, और चार्ज जब ऐसे जा रहा है और उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, ये चार्ज ऐसे जा रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है, चार्ज ऐसे जा रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या होगा, ये इसको फोर्स लगा रहा है तो क्या करेगा, ऊपर खींचेगा। तो ऊपर खींचने से क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करने लगा क्योंकि वो जा तो ऐसे रहा था लेकिन उस पर फोर्स लगा उसके परपेंडिकुलर, तो उसके कारण वो ऐसे बैंड होते होते ये ऐसे गया। फिर जो है यहां पर एक फोर्स लगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अब ये जा रहा है पार्टिकल ऐसे और फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये इसको ऐसे 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 बेंड करने की कोशिश करेगा, तो ये ऐसे बेंड हो गया, ये ऐसे बेंड हो गया। फिर फोर्स यहां पे लगा, अब देखो जा रहा है चार्ज ऐसे, फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये इसको ऐसे ऐसे बेंड करने की कोशिश करेगा, तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो फिर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। फिर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये इसको इधर की तरफ बेंड करने की कोशिश करेगा, तो ये अब पार्टिकल ऐसे हो गया। फिर फोर्स इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा, अब पार्टिकल ऐसे जा रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये इसको इधर बेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और ये अब पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अब फोर्स इधर लगेगा। इस तरीके से ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है और बार बार अपनी डायरेक्शन को बेंड कर रहा है, समझ ना, क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। ओके, इसको हम दूसरे हिसाब से भी समझाएंगे बहुत इजी वे में। अब अगर इसको चार्ज को इतना टाइम न मिले, फोर्स बहुत स्ट्रांग हो, तो इतना दूर भी नहीं जा पाएगा, ये जल्दी से ही बेंड हो जाएगा और ये जल्दी से बेंड हो जाएगा और ये जल्दी से बेंड हो जाएगा, ये जल्दी से बेंड हो जाएगा, ये जल्दी से बेंड हो जाएगा, और ऐसे करते 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 ये एक सर्कल बन जाएगा। और इस सर्कल में जितने भी फोर्स लगेंगे वो सब किधर लगेंगे बेटा, वो सब सेंटर की तरफ लगेंगे। और सेंटर की तरफ जब फोर्स लगता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है
तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन को मोड़ देता है, वो मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है तो अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ऐसे नहीं जा पाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगा। ठीक, याद आ रहा होगा आपको क्लास 11th का प्रोजेक्टाइल, हमने तो बेटा पत्थर फेंका सीधे, हमने फेंका पत्थर सीधे, लेकिन ग्रेविटी ने क्या किया, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया और वो पत्थर ऐसे हो गया, ये ऐसे जा करके और ये ऐसे हो गया, ये ऐसे जा करके ऐसे हो गया, तो ये क्या बन गया, एक लूप बन गया, एक प्रोजेक्टाइल बन गया। ठीक उसी तरीके से क्या है, अर्थ तो जा रही थी सीधे और यहाँ पे सन है और ये अर्थ जा रही है ऐसे, और अर्थ घूम रही है और ये सन है, सन के पास मास है, अर्थ के पास मास है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगा और उस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण अर्थ का जो स्ट्रेट पाथ था वो बेंड हो गया, वो बेंड हो गया, वो बेंड हो गया और अर्थ जो है वो सर्कल में चक्कर लगाने लगी, या यूं कहिए कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगी। तो जो फोर्स होता है वो करता क्या है, डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ठीक वही हम बात कर रहे हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका पथ, उसका मोशन क्या होता है, एक बार फिर से इसी चीज को हम एक बार फिर से बात करेंगे। मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल in uniform magnetic field। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, उसका मोशन कैसा होगा, उसके लिए हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये कैसा है, इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इनवर्ड है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है तो सीधी सी बात है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इस चार्ज के पथ को बदलने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेट नहीं जाने देंगे। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो इसका पथ चेंज हो जाएगा, चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम तो ये मान के चलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का कुछ तो इफेक्ट होगा, और इफेक्ट होगा तो ये अपने रास्ते से भटक जाएगा। किस तरीके से भटकेगा, अगर ये अपने रास्ते से भटकता है तो सीधी सी बात है इसका पथ कर्व हो जाएगा। मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, अब ऐसे न जा करके मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो ऐसे चला गया, या वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसे चला गया, दोनों ही कंडीशन में उसका जो पथ है, उसका जो रास्ता है वो स्ट्रेट नहीं रह गया, अब उसका रास्ता कर्व हो गया। और हम ये जानते हैं बेटा कि कोई भी पार्टिकल अगर कर्व पथ पे चलता है तो उस पे एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। गॉट दैट पॉइंट? ओके। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, इसके पास कोई एक वेलोसिटी है, अगर वो किसी वेलोसिटी से किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, क्यों मैग्नेटिक फोर्स होगा, क्योंकि मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक क्रिएट करेगा, मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेट क्रिएट होगा तो इसका एक मैग्नेटिक फोर्स होगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, और वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा, और क्योंकि उसका पथ चेंज हो जाएगा इसलिए उस पर एक फोर्स और लगेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है
तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा Fm एंड दैट इज QVB साइन थीटा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और क्योंकि इसका पथ कर्व हो गया तो इस पर एक फोर्स और लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r। इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिलता है? फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको मिला QVB साइन थीटा इक्वल्स टू mv²/r। ठीक, यहां पर v से v कैंसिल हो गया तो r का वैल्यू आ गया mv/QB साइन थीटा। अब यहाँ पे कई बातें हो सकती हैं। पहली बात हो सकती है कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो आर का वैल्यू क्या होगा? mv/QB साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1, यानी r इज इक्वल टू mv/QB। m कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो r भी कांस्टेंट है। और अगर r कांस्टेंट होता है तो पथ कैसा होता है? r मतलब रेडियस, r मतलब डिस्टेंस। अगर किसी पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है, तो ऐसे क्लोज पथ को हम सर्कल कहते हैं। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो वो पार्टिकल जो है उसका पथ कैसा होगा? हम कहेंगे उसका पथ सर्क्यूलर होगा। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। यहां से हमने r का वैल्यू निकाला। अगर r कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसका पथ कैसा है? सर्कुलर है। मतलब अगर थीटा 90 है, मतलब थीटा क्या हुआ? v और b के बीच का एंगल, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या होगा? तब वो पार्टिकल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करके ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा, मतलब सर्कुलर पथ में रोटेट करेगा। एक दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है? इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब क्या होगा? अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है तब क्या होगा? साइन 180 का वैल्यू कितना? साइन 180 का वैल्यू कितना? तो r का वैल्यू होगा mv/QB साइन 180, और साइन 180 का वैल्यू होता है 0, और 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, यानी अगर 180 डिग्री पे एंगल आएगा, 180 डिग्री पे अगर कोई पार्टिकल आएगा तो क्या होगा? उसका रेडियस नॉट डिफाइंड होगा, उसका रेडियस नॉट डिफाइंड होगा। और अगर उसका रेडियस नॉट डिफाइंड होगा इसका मतलब उसका कोई रेडियस है ही नहीं, और अगर उसका कोई रेडियस नहीं है तो बेटा उसका पथ कैसा होगा? आंसर है उसका पथ स्ट्रेट होगा। अगर 0 डिग्री एंगल पे होगा तो भी वही बात होगा। 0 डिग्री कहें या 180 कहें, पैरेलल कहें या एंटी पैरेलल कहें, हमेशा वो पार्टिकल स्ट्रेट में जाएगा। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है और पार्टिकल सीधे बाहर की तरफ जाए, या पार्टिकल भी अंदर की तरफ जाए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पार्टिकल का डायरेक्शन भी अगर अंदर हो जाए
तो V और B के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, यानी V और B दोनों पैरेलल होंगे, और जब पैरेलल होंगे तो उसको डिफ्लेक्ट कोई नहीं करेगा, उसका पथ कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। तो ये दो बातें हो सकती हैं कि अगर 90 डिग्री होगा तो पार्टिकल सर्कुलर पथ पे घूमेगा, और अगर पैरेलल होगा तो वो पार्टिकल स्ट्रेट पथ पे चला जाएगा। एक तीसरी बात और हो सकती है, वो तीसरी बात क्या हो सकती है, इफ थीटा इज नाइदर 90 नॉर 0, मतलब न तो पार्टिकल पैरेलल जा रहा है और न परपेंडिकुलर जा रहा है, थीटा का वैल्यू कुछ और ही है। मान लो 30 डिग्री पे पार्टिकल ने एंटर किया, 60 डिग्री पे एंटर किया, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तब आर का वैल्यू होगा mv अपॉन qvb साइन थीटा। ठीक, m कांस्टेंट, v कांस्टेंट, q कांस्टेंट, b कांस्टेंट, तो r जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, और जैसे जैसे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस उसका कम होगा, यानी जो पार्टिकल है वो हेलिकल चलेगा। हेलिकल आप जानते हैं क्या होता है, स्प्रिंग को हेलिकल कहते हैं, यानी वो पार्टिकल ऐसे चलेगा। सॉरी, हमने रेडियस को बढ़ा दिया बीच में, रेडियस उसका कम होता जाएगा। इस तरीके से वो हेलिकल पथ में चलना शुरू कर देगा। तीन केस हैं, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंटर करता है। अगर पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करेगा तो सर्कुलर पथ पे चलेगा, पार्टिकल 0 डिग्री पे एंटर करेगा तो स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, और अगर पार्टिकल किसी और एंगल पे एंटर करता है जो ना तो पैरेलल हो, ना परपेंडिकुलर हो, और ना एंटी पैरेलल हो, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो पथ होगा वो हेलिकल होगा, उसका पथ सर्कुलर भी नहीं होगा और स्ट्रेट भी नहीं होगा। दिस वॉज ऑल। सपोज दैट बेटा कि हमारे पास दो मैग्नेट हैं, ये रहा आपका नॉर्थ पोल और ये रहा आपका साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने जनरेट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेंगी, ऐसे ऐसे चलेंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस तरीके से। अब यहीं पे हमने जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप से डाउन, मतलब अगर मान लीजिए इधर कोई पॉजिटिव प्लेट है, इधर मान लीजिए पॉजिटिव है और इधर मान लीजिए कोई नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। हो गया ना दोनों क्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रॉस हो गए तो इसमें जो पार्टिकल है वो, मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है Q, तो वो क्या करेगा, वो मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ इधर ऐसे मुड़ जाएगा ये, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो ऐसे मुड़ जाएगा। क्या ऐसा होगा? आइए इसी बात को हम देखते हैं कि अगर क्रॉस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसका मोशन कैसा होगा। अब बेटा अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा QE, यही होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगेगा QVB साइन थीटा। ठीक, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं।
यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है। थीटा 90 क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पे अगर थीटा 90 ले लें तो F का वैल्यू QVB और FE का वैल्यू QE, ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो FE इज इक्वल टू F, यानी फ्रॉम वन एंड टू FE इज इक्वल्स टू FM, ये हो गया QE और ये हो गया QVB, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू आ गया E अपॉन B। बात समझ रहे हैं? लेकिन दोनों कैंसिल कब करेंगे? दोनों कैंसिल करेंगे जब E और B का रेशियो पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल हो। देखिएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसका रास्ता इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसका रास्ता इधर जा रहा है। अगर दोनों ही इक्वल फोर्स लगाएंगे तब क्या होगा? तो पार्टिकल न इधर जाएगा न पार्टिकल इधर जाएगा, पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा। कब जाएगा? पार्टिकल स्ट्रेट तब जाएगा जब E और B का रेशियो उसके वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अंडर व्हाट condition a charged particle does not deflect by electric and magnetic field kept in crossed इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कब कोई चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होता है? तो तब डिफ्लेक्ट नहीं होता है जब E और B का रेशियो उसकी वेलोसिटी के इक्वल होता है। अगर उस पार्टिकल का वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के रेशियो के इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में पार्टिकल न तो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आएगा न इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आएगा। वो क्या होगा? हाँ, फिर से भाग जाएगा स्ट्रेट लाइन पे। ठीक, लेकिन उस स्ट्रेट लाइन पे जाने के लिए ये कंपलसरी है कि E और B का रेशियो V के इक्वल होना चाहिए। अंडर व्हाट कंडीशन अ चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय क्रॉस्ड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? कौन सी ऐसी कंडीशन है जब कोई चार्ज पार्टिकल क्रॉस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है? वेरी सिंपल आंसर, डिफ्लेक्ट तभी नहीं होगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल होंगे। दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। व्हेन द वेलोसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट टाइम द पार्टिकल डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द क्रॉस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये है हमारा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल व्हेन देयर आर क्रॉस मैग्नेटिक। ओके बच्चा लोग, तो आज का ये लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है किसी लूप पे टॉर्क कितना लगता है। टॉर्क ऑन ए लूप, आप कंडक्टर की जगह लूप भी लिख सकते हैं। टॉर्क ऑन अ लूप, किसी लूप पे टॉर्क कितना लगता है इन मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट अस कंसीडर, मान लीजिए कि हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट किया। मैग्नेटिक फील्ड किधर क्रिएट हो जाएगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। मैं केवल एक लाइन से आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और मान लीजिए इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये आई का डायरेक्शन हो गया। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है और करंट का डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो फोर्स किधर होगा? सिंपल सी बात है, फोर्स इस साइड में होगा, क्योंकि हमने देखा है फ्लेमिंग्स जब लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो जो थंब होता है वो फोर्स को बताता है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन में अगर हम इसको रखते हैं तो ये इनवर्ड जा रहा है ना, ये हमारा थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, अब हमको ये देखना है कि इस पे टॉर्क कितना लगेगा। पहले तो हम ये देख लें कि ये फोर्स कितना लगेगा। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स होता है IBL sin थीटा। फोर्स इक्वल्स टू होता है IBL sin थीटा। तो I B की जगह B, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, और L मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो लेंथ हो गया इसका B, और साइन थीटा की जगह साइन 90, क्योंकि
करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो यहाँ पे साइन 90 कर देंगे, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये IBB ये फोर्स हो गया। बट क्वेश्चन ये है कि टॉर्क कितना लगेगा। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया आपका IBB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, आइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते हैं। इस कंडक्टर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, यही होगा ना। तो अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये ऐसे गया, ये वाला जो डिस्टेंस होगा यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना। तो ये कितना है, ये A है, ठीक है, ये जो है आपका A है। क्लियर नहीं होगा तो कल और क्लियर करेंगे। इसको अगर हम ऐसे करें, इस कंडक्टर को हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया, ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा है और ये यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका आएगा A साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर को हम D मान लेते हैं, ठीक, परपेंडिकुलर को हम D मान लेते हैं, और जैसे मान लीजिए हम इसी को ऐसे बढ़ा दें, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को अगर हम D मान लें और हाइपो जो है वो कितना हो जाएगा A, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हाइपो है आपका A, तो D इज इक्वल टू हो गया आपका A साइन थीटा। तो यहाँ पे फोर्स की जगह IBB और डिस्टेंस की जगह रखा हमने A साइन थीटा। तो आंसर हो गया IBAB हो गया ये, और ये हो गया आपका साइन थीटा, ठीक। और आगे बढ़े, A इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए बी को हम कहेंगे एरिया, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं IBA साइन थीटा, ये टॉर्क हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये तो एक टर्न है, मान लीजिए इस कॉइल में बहुत सारे टर्न है, मतलब n टर्न है, तो फॉर n टर्न जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा NIAB साइन थीटा। जैसे जैसे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क भी बढ़ेगा, और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो जो टॉर्क मैक्सिमम है वो होगा आपका NIAB, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि फॉर मैक्सिमम टॉर्क थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो साइन 90 की जगह 1 रख देंगे, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना आ जाएगा NIAB। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, यही आपका टॉर्क है। टॉर्क के बाद हम मैग्नेटिक डाइपोल डिस्कस करेंगे और फिर हमारे आगे के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है,